यहाँ पर हम जानेंगे कि हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, क्या वजह है जिसकी वजह से हमें इतिहास पढ़ना चाहिए, और इतिहास पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखें, जैसे कि इतिहास समाज और विज्ञान का हिस्सा रहा है, यानी समाज विज्ञान का हिस्सा ये इतिहास हमारा रहा है। समाज विज्ञान हमें अपनी जो सामाजिक दुनिया की कार्यप्रणाली समझाने में मदद करता है कि हमारा समाज है किस तरीके से पहले काम करता था, किस तरीके से समाज चलता है, ये सारी बातें हमें समाज विज्ञान में पता चलती हैं। समाज विज्ञान हमें जीवन के बहुत सारे पहलुओं के बारे में बताता है, जैसे भूगोल के बारे में बताता है, हमारी अर्थव्यवस्था के चलने के बारे में बताता है, किस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था चलती है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन व्यवस्था के बारे में बताता है। इतिहास के अलावा समाज विज्ञान के और भी विषय हैं जो दुनिया के बारे में हमें बताते हैं। इतिहास बताता है कि आज की दुनिया कैसे विकसित हुई, हमें वर्तमान के अतीत के बारे में पता चलता है, यानी हमारा जो अभी वर्तमान है उसका अतीत, उसका पुराना का समय कैसा था, कैसे पहले लोग रहते थे, कैसे व्यवस्थाएं चलती थी। हम जिस समाज में रहते हैं उसके परिवेश की हमें आदत पड़ जाती है। हम यह मान लेते हैं कि दुनिया हमेशा ऐसी ही रही होगी। हम भूल जाते हैं कि जीवन हमेशा वैसा नहीं था जैसा हम आज देखते हैं। उदाहरण के लिए हम ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहाँ आग न हो, यानी कि पुराने समय में आग नहीं थी। वहाँ आग नहीं थी, वहाँ की दुनिया कैसी रही होगी इसके बारे में हम सोच सकते हैं। जहाँ खेती-बाड़ी का आविष्कार हुआ, वो किस तरीके से खेती-बाड़ी का आविष्कार हुआ, और किसी ज़माने में ज़िंदगी कैसी रही थी, इसके बारे में हमें पता करना होता है इतिहास में। और किसी ज़माने में हमारे पुराने समय में लोग लंबी यात्राएं करते थे, ना सड़कें थी, ना रेलगाड़ियाँ थी। तो इन्हीं सभी बातों के आंसर हमें इतिहास में मिलते हैं, और इतिहास हमें इन्हीं अतीतों की ओर ले जाता है। इतिहास एक रोमांचक यात्रा है। यह यात्रा हमें समय और संसार के आर पार ले जाती है, और दूसरी दुनिया में और दूसरे युग में हमें ये ले जाती है जब लोगों का जीवन अलग था, उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी समाज, उनकी मान्यताएं, उनके विश्वास, उनके खान पान, उनके भोजन, उनके कपड़े, उनकी घर बस्तियां, उनके कला, उनके शिल्प, सभी अलग थे। इतिहास ऐसी दुनिया के झरोखे हमें बताता है, या ऐसी दुनिया के बारे में हमें जानकारी देता है। हम ऐसी बीती बातों को लेकर क्यों परेशान हैं, ये आप सोच रहे होंगे। और जो अतीत से गुजर चुके हैं उन बातों के बारे में हम क्यों सोचें। लेकिन हम यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि इतिहास सिर्फ कल के बारे में नहीं बताता, ये आज के बारे में बताता है। आज हम जिस दुनिया में हैं उसे बनाया है हम में से पहले आए लोगों ने। तो हमारा जो आज का दिन है वो पिछले दिनों से जुड़ा हुआ है, यानी आज हम इसलिए यहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि पिछले लोगों ने हमारे लिए काम किया है। उनके जीवन सुख दुख, उनके युग की समस्याओं से जूझने, उनकी कोशिशें, उनकी खोज, उनके आविष्कार, और उन्हीं के ताने माने से ये मानव समाज बदला है। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम भी बदलाव लाते रहें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम अच्छा भविष्य दे सकें। प्राय ये बदलाव इतने धीमे और मामूली होते हैं कि उस युग के लोगों को इसका पता भी नहीं चलता था। बाद में हम अतीत पर नजर डालते हैं, तब हम इतिहास पढ़ते हैं और इससे अंदाजा लगाया जाता है कि ये बदलाव कैसे आए, और तभी हम लंबे अंतराल में धीमे धीमे होने वाले परिवर्तनों को असर देख सकते हैं। इतिहास पढ़कर हम समझ सकते हैं कि आधुनिक दुनिया अनेक सदियों से हो रहे बदलावों का एक परिणाम है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इस इतिहास के बारे में कि सबसे प्राचीन अतीतों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे कालखंडों से के बारे में पढ़ेंगे कि यानी विभिन्न विभिन्न समय में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं इतिहास में। और इसमें हम राजा रानियों के बारे में भी पढ़ेंगे, विजय उनकी नीतियों के बारे में भी पढ़ेंगे, और यहाँ पर शिकारियों, कृषकों के बारे में पढ़ेंगे, हम शिल्पकार व्यापारियों के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम यहाँ पर जानेंगे कि लोहे का आविष्कार कैसे हुआ, गेहूँ और धान की खेती कैसे होने लगी, गांव और शहर कब बसे, तीर्थयात्री संतों, इमारतों, चित्रों, धर्मों, विश्वासों के बारे में भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर इतिहास में महान लोगों के जीवन के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। इतिहास में
सामान्य स्त्री पुरुष और बच्चों के जीवन, उनके क्रियाकलाप के बारे में जानेंगे कि उनका जीवन किस तरीके से रहा है। इतिहास सिर्फ राजनीतिक घटनाओं के विषय में ही नहीं है, बल्कि समाज में हो रही हर चीज के बारे में इतिहास होता है। और यहाँ पर हमें समझने में मदद मिलेगी कि इतिहासकार को अतीत के बारे में कैसा पता चलता है, कैसे इतिहासकार अतीत के बारे में पता लगाता है। कुछ कुछ जासूसों की तरह इतिहासकार पुराने जमाने में रहने वाले जो छोड़े गए सुरागों और चिन्हों को अध्ययन करते हैं। अतीत का हर अवशेष, पत्थर के औजार, पौधों के अवशेष, हड्डियां, लिखित सामग्री, चित्र, आभूषण, उपकरण, अभिलेख, सिक्के, इमारतें, मूर्तियां, बर्तन, ये सभी हमें पुराने जमाने के बारे में बता सकते हैं। इतिहासकार और जो पुरातत्वविद हैं, इन स्रोतों का अध्ययन कर इन्हें समझने में कोशिश करते हैं। इतिहासकार क्या होते हैं? जो इतिहास के बारे में बताते हैं। पुरातत्वविद क्या होते हैं? जो अवशेषों के बारे में बताते हैं, यानी इतिहास में जो अवशेष है उनका अध्ययन करते हैं, जो लिखा हुआ है पुराने समय में उनका अध्ययन करते हैं। और इससे हम यहाँ पर ये भी पता करेंगे कि इतिहासकार उनके बारे में जानकारी कैसे हासिल करते हैं। इतिहास का अध्ययन हम सिर्फ अतीत को समझने के लिए नहीं करते हैं। इतिहास हमें योग्यताओं के बारे में बताता है, कौशल विकसित करने में भी हमें मदद करता है। अतीत की दुनिया के में अतीत की दुनिया में समाने के लिए, एक ऐसी दुनिया में लोगों को समझने के लिए जिनका जीवन हमसे भिन्न था, नए तरीके सीखने पड़ते हैं। जब हम यह करते हैं तो हमें अपना दिमाग यहाँ पर खोलना पड़ता है, वर्तमान की छोटी सी दुनिया से बाहर निकलना पड़ता है। यह एक शुरुआत होती है दूसरों लोगों के क्रियाकलाप और सोचने के तरीकों को समझने की। हमारे लिए एक यहाँ पर इतिहास का एक लंबा अनुभव रहेगा अगर हम यहाँ पर इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इतिहास के बारे में पढ़ने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि समाज कैसे चलता है और मैं इस दुनिया में हूँ, ये दुनिया कहाँ से आई है, क्या मैं इस दुनिया के बारे में जानता हूँ, क्या मुझे इसे जानने की ज़रूरत है, हमारे समाज है वो कैसे विकसित हुआ, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। और हमारे अतीत से, हमारे पुराने समय से हमारे वर्तमान के समय की यात्रा किस तरीके से रही है, ये सभी चीज़ें हम इतिहास में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि इस बुक के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इतिहास में कब, क्या, कहाँ और कैसे हुआ, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक कैसे यात्रा चली है, आरंभिक नगर कैसे थे, किताबें और कब्र क्या बताती हैं, राजा, राज्य और नए एक प्राचीन गणराज्य क्या बताता है, अशोक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, कैसे युद्ध का त्याग किया, खुशहाल गांव, समृद्ध शहर, व्यापारी, राजा, तीर्थयात्री, नए साम्राज्य और राज्य, इमारतें, चित्र और किताबें, सबके बारे में यहाँ पर इस बुक के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट, कब, क्या, कहाँ और कैसे हुआ, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कोई बच्चा है, ये सोचता है कि कब ये दुनिया आई, कैसे आई, क्यों आई और किस लिए आई, ये सारे क्वेश्चनों का आंसर हम किससे पता करते हैं। तो कैसे पता लगा सकते हैं? रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, इनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और इतिहास के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं? इतिहास के बारे में जान सकते हैं कि लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किस तरीके से रहते थे, किस तरीके के पशुपालन करते थे, कृषक कैसे रहते थे, शासक कैसे रहते थे, व्यापारी कैसे रहते थे, शिल्पकार पुरोहित कैसे रहते थे, कलाकार, संगीतकार और वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। हम यह भी पता लगा सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या कौन कौन से गीत गाते थे। ये सारी बातें हमें इतिहास से पता चलती हैं। लोग कहाँ रहते थे? तो लोग हैं हमारे, जैसे कि नर्मदा नदी के बारे में हमें पता लगाना कि नर्मदा नदी कहाँ पर है मानचित्र में। तो कई साल पहले लोग इसी नदी के किनारे पर रहते थे, नर्मदा नदी के किनारे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वो जड़ों का इस्तेमाल करते थे, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का भी यहीं से संग्रह किया करते थे, इसलिए उनको संग्राहक कहा जाता है, कुशल संग्राहक। वे जानवरों का आखेट यानी जानवरों का शिकार करते थे, फिर जानवरों को खाते थे। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर जैसे कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरदर की पहाड़ियाँ,
ये हम मैप में देखेंगे सुलेमान और किरदर की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया था। यानी सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल कहाँ पर उपजाई गई थी, कहाँ पर बोई गई थी? सुलेमान और किरदर की पहाड़ियों पर, यहाँ पर बोई गई थी, यानी इसके आसपास बोई गई थी। उन्होंने भेड़ बकरी गाय बैल जैसे पशुओं को पालना यहाँ पर शुरू किया था। ये लोग गाँवों में रहते थे। फिर उत्तर पूर्व में ये जगह है हमारे भारत में, उत्तर पश्चिम में है सुलेमान और किरदर की पहाड़ियाँ। उत्तर पश्चिम में देखेंगे ये पहाड़ियाँ, और ये उत्तर पूर्व में देखेंगे गारो, और मध्य भारत में विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियाँ हैं। ये पहाड़ियों को पता लगाएंगे गारो और मध्य भारत में। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ है, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। तो चावल कहाँ पर उपजाया गया है? गारो और मध्य भारत में, यानी विंध्याचल पहाड़ियों के आसपास उपजाया गया है। ये स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। जैसे कि ये हमारा भारत का मैप है, तो यहाँ पर हम इस मैप के अंदर देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारी यहाँ पर किरदर और सुलेमान की पहाड़ियाँ यहाँ पर है। यहाँ पर क्या उपजाया गया था? गेहूं वगैरह उपजाए गए थे, गेहूं और जौ। और हमारे उत्तर पूर्व में हमारी क्या है? पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी, गारो पहाड़ियाँ, ये उत्तर पूर्व में है। यहाँ पर क्या उपजाया गया था? चावल उपजाया गया था। किरदर की पहाड़ियों में यहाँ पर सबसे पहले चावल उपजाया गया था, और यहाँ पर सुलेमान और किरदर की पहाड़ियाँ, यहाँ पर गेहूं और जौ उपजाए गए थे। गेहूं और जौ। जैसे यहाँ पर नदियों के बारे में देखें, जैसे कि ये काबुल नदी है यहीं पर, यानी पाकिस्तान की साइड, सिंधु नदी, सतलज नदी, रावी नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, और फिर यहाँ पर ब्यास नदी। तो ये सारी नदियाँ यहाँ पर हैं, ब्यास नदी। फिर थार का मरुस्थल राजस्थान में है, ये थार का मरुस्थल। फिर सतपुंडा की पहाड़ियाँ, यहाँ पर ताप्ती नदी है मध्य प्रदेश के या गुजरात के नीचे। फिर ये हमारा इधर की साइड अरब सागर है, ये हमारी बंगाल की खाड़ी है, और ये हमारे लक्षद्वीप है यहाँ पर, और यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप है। फिर गंगा नदी के बारे में देखें, गंगा नदी हमारी हिमालय के यहाँ से गुजरती है, ये गंगा नदी। और यहीं पर यमुना नदी है, गंगा और यमुना यहाँ पर मिलती है, गंगा यमुना और सोन नदी जैसे जगहों पर मिलती हैं, जैसे गंगा यमुना चंबल, तो यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती है। ये गंगा नदी यहाँ से बहती हुई जाती है, ये हिमालय की पहाड़ियाँ यहाँ पर है हमारी। फिर यमुना नदी और चंबल नदी आपस में मिलकर के यहाँ पर आगे जाके गंगा नदी मिलती है। सोन नदी भी आगे जाकर गंगा नदी मिलती है। यहाँ पर जैसे सतपुड़ा की पहाड़ियों से ताप्ती नदी निकलती है। ये विंध्या की पहाड़ियाँ यहाँ पर है, विंध्य की पहाड़ियाँ, गारो की पहाड़ियाँ यहाँ पर है, विंध्य की पहाड़ियाँ यहाँ पर है। फिर नीचे हम देखें, जैसे कि ये गोदावरी नदी है दक्कन की पहाड़ियाँ पर, कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी तुंगभद्रा नदी है, और ये पेनार नदी है, कावेरी नदी है, और यहाँ पर पश्चिमी घाट है, ये महानदी है, यहाँ पर इस एरिया के अंदर महानदी है ये। तो इनसे हमें नदियों के बारे में जानकारी मिलती है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में पता कर सकते हैं, जैसे कि सिंधु और सहायक नदियाँ क्या होती हैं, जो अभी चित्र में हमने देखी है। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जहाँ एक बड़ी नदी में छोटी नदियाँ मिल जाती हैं, उन्हें सहायक नदियाँ कहते हैं। यानी जो नदियाँ बड़ी नदी में जाकर मिलती हैं उन्हें सहायक नदियाँ कहते हैं। तो लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे एक आरंभिक नगर फल फूले थे। गांव और उनकी सहायता। गांव गंगा, यह गंगा गंगा और उसकी सहायक नदियां, किनारे और समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास है। 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, तो नगरों का विकास यहाँ पर हुआ था। उसके बाद में गंगा और उसकी सहायक नदियां, जैसे कि सोन नदी का पता लगाना है, तो सोन नदी कहाँ पर है? यहाँ पर, जैसे कि ये गंगा नदी है हमारी, तो गंगा नदी की सोन नदी, ये वाली नदी है, सोन नदी है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। तो गंगा के दक्षिण में और नदियों के आसपास वाला क्षेत्र ये मगध, यानी वर्तमान में बिहार है, बिहार के नाम से जाना जाता है, ये पहले मगध कहलाता था। इसके शासक हैं, मगध के शासक बहुत शक्तिशाली थे, और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की यहाँ पर स्थापना हुई है। लोग
लोगों ने सदैव उपमहाद्वीपों के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की है। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों एवं समुद्र के यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा करते थे। जोखिम भरी क्यों होती थी? क्योंकि यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, भूकंप वगैरह आ सकता है, कोई आंधी तूफान आ सकता है, या कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये यात्रा करते थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में, कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। प्राकृतिक आपदा क्या है? जो सिर्फ भूकंप आते हैं, तो सुनामी वगैरह आती है, वो प्राकृतिक आपदा के अंदर आते हैं। तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इनके अतिरिक्त व्यापारी काफिले में कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा देने के लिए जाते थे। सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव पर जाते थे। एक कस्बे से दूसरे कस्बे पर जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश जाते थे। जैसे हम आजकल घूमने जाते हैं, ऐसे ही लोग पहले नए स्थानों को खोजने की चाह में जाते थे। जैसे कि बताया जाता है कि भारत की खोज है कोलंबस ने की थी। ऐसा नहीं है भारत पहले नहीं था, लेकिन वो उत्सुकतावश जाते थे खोजने के लिए, और मिल जाता तो उसको नाम दे दिया जाता। तो इस तरीके से इन यात्राओं के दौरान लोग एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर यहाँ पर मिलता था। अब यहाँ पर जैसे कि उपमहाद्वीप क्या होता है, जैसे कि दक्षिण एशिया, आधुनिक दक्षिण एशिया के अंदर कौन कौन से आते हैं? दक्षिण एशिया के अंदर आता है आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। तो यहाँ पर दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। तो ये दक्षिण एशिया महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता और बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ों और पर्वतों से बटे होने के कारण इसे हम उपमहाद्वीप कहते हैं। तो महाद्वीप से जो छोटा होता है उपमहाद्वीप हो जाता है, यानी कि जो पहाड़ों पर्वतों के द्वारा बटा रहता है, उसे हम कहते हैं उपमहाद्वीप। तो यहाँ पर आज जो लोग यात्राएं क्यों करते हैं? घूमने के लिए करते हैं, और कोई रीजन है जैसे कि संस्कृति जानने के लिए करते हैं, इनोवेशन वहाँ के जानने के लिए करते हैं, वहाँ की टेक्नोलॉजी जानने के लिए करते हैं। तो वही उद्देश्य है जो पहले के लोगों का उद्देश्य था। यहाँ पर फिर मानचित्र हमें देखना है, जैसे कि पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र उपमहाद्वीपों की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों को इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पहाड़ पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके, गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन से हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया है। कई सौ वर्षों से लोग पत्थरों को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहते थे। फिर यहाँ पर देखें कि देशों का नाम कैसे पड़ा है। अपने जो देश का नाम है कैसे पड़ा है? अपने देश के लिए प्राय इंडिया हम यूज करते हैं, या भारत जैसे नामों का प्रयोग किया जाता है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। और अपने एटलस में ईरान और यूनान का हमें पता लगाना है कि ईरान और यूनान कहाँ पर है। तो ईरान और यूनान हम देखते हैं। ईरान और यूनान 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर जाने वाले, उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानी और यूनानी से सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस, इन नदियों के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था इन्होंने, यूनानी और ईरानियों ने। तो ये हम एटलस में पता लगाएंगे कि ईरान और यूनान कहाँ है, ये हमें देखना है एटलस में। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया गया। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक जो 3500 वर्ष पुरानी ऋग्वेद में भी यहाँ पर इस शब्द का उल्लेख हमें मिलता है, भरत। बाद में यह प्रयोग देश के लिए होने लगा। यहाँ पर ताम्र पत्रों से बनी पांडुलिपि। तो पांडुलिपि क्या होती है? ये एक पांडुलिपि है जो ताम्र पत्रों से बनी हुई है, इसे हम बोलते हैं पांडुलिपि। इसके द्वारा भी हम इतिहास के बारे में पता लगा सकते हैं। पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ पत्तों को काट करके उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था।
और भुर्जे पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये भुर्जे पेड़ की छाल से बनी हुई पांडुलिपि है, यानी छाल को काट करके एक पेज बना दिया जाता था, फिर बहुत सारे पेजों को बना करके एक किताब बना दी जाती थी, जिसे हम कहते हैं पांडुलिपि। अब यहाँ पर देखें अतीत के बारे में हमें कैसे जाने, यानी अतीत के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों में ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहलाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है वो है मैन्युस्क्रिप्ट है। ये अंग्रेजी में शब्द यूज होता है। लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ है हाथ से, यानी जो मेनू है, मेनू मतलब होता है हाथ, यानी इसका अर्थ हाथ होता है, हाथ से निकला है। तो ये पांडुलिपि प्राय ताड़ पत्रों या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। भोजपत्र क्या होता है? जिस पर हम भोजन करते हैं, तो उस पत्र पर यह लिखी जाती थी पांडुलिपि। इतने वर्षों में इसमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपि आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपि मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियाँ और विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की हमें चर्चा यहाँ पर मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी थे। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में लिखे हुए मिलते हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग यहाँ पर करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर ये उत्कीर्ण किए जाते थे। उन्हें हम कहते हैं अभिलेख, पत्थरों पर जो लिखे जाते थे। कभी कभी शासक व अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके, उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं, रानियों सहित स्त्री पुरुषों में के भी अनेक कार्यों के विवरण हमें उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे शासक लड़ाइयों के में अर्जित विजयों का उल्लेख यहाँ पर लिखते थे। इन अभिलेखों में जैसे ये अभिलेख का चित्र दिखाया गया है, जैसे हम लिख सकते हैं कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के लिए क्या लाभ है, यानी इससे लाभ ये है, और क्या क्या कठिनाई आती है। यानी लिखने में कठिनाई आती है, लेकिन लाभ ये है कि ये परमानेंट हो जाता है, इसको मिटाना पॉसिबल नहीं है। तो ये इसका फायदा, लंबे समय तक टिका रहेगा। जैसे कि ये बताया गया है यहाँ पर, अभिलेख लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में हम अध्याय यहाँ पर लेट जो 8वां चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। यानी इसने क्या किया था, अशोक ने बाद में बुद्ध धर्म अपना लिया था, और एक युद्ध लड़ा था अशोक ने, कलिंग का युद्ध। उसके बाद धर्म अपना लिया था, और अपने चार भाई थे, चार भाइयों को हराकर इन्होंने शासन यानी राजगद्दी अपनाई थी 261 BC में। तो पुराने समय की ये बात है, इतिहास की बात है। जब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं तो लिपियां अक्षरों या संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं या पढ़ते हैं तब हम भाषा का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों या संकेतों से बनी होती हैं, जबकि जब कुछ बोलते हैं हम और पढ़ते हैं उसे हम भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों और भाषाओं से मिलकर बना है। यूनानी है उसमें, और अरामेइक है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी हैं और प्रयोग में लाई जाती हैं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति जो अतीत में है उन्हें हम कहते हैं पुरातत्वविद। पुरातत्वविद क्या होता है? जो अतीत की वस्तुओं का अध्ययन करता है। पुरातत्वविद पत्थर या ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों के बारे में अध्ययन करते हैं तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन, खुदाई भी करते हैं। इससे कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी और कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर या जल्दी नष्ट न होने वाले यहाँ पर होते हैं। जैसे कि ये चित्र दिखाया गया है, यहाँ पर हम देखते हैं प्राचीन नगर में प्राप्त ये पात्र है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था, और यहाँ पर ये 4700 वर्ष पूर्व ये पात्र उपयोग होता था। और यहाँ पर दाएं में जैसे पुराना चांदी का सिक्का दिखाया गया है, ये चांदी का सिक्का पुराना। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग 2500 वर्ष पहले होता था। और हमारे द्वारा आज में प्रयोग होने वाले सिक्के भी भिन्न हैं। हमारे द्वारा जो सिक्के हम यूज करते हैं वो हम जानते हैं कि कैसे हम आजकल सिक्के यूज करते हैं।
पुरातात्विक जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्होंने यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातात्विकों को कपड़ों के अवशेष भी मिलते होंगे? इसके बारे में हम बताते हैं कि ये पांडुलिपियां, अभिलेख और पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत का इस्तेमाल करते हैं। ये स्रोत का इस्तेमाल करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि जो अतीत का अध्ययन करते हैं, यानी जो अतीत का अध्ययन करते हैं उन्हें इतिहासकार कहते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोत का सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण कर पाते हैं। अतः इतिहासकार और पुरातत्वविद जासूसों की तरह हैं, जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने के लिए करते हैं। जैसे किसी सुराग का प्रयोग सीआईडी किसी केस को सॉल्व करने के लिए करती है, उसी तरीके से ये अपना सुराग का प्रयोग है, वो अतीत के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए करते हैं। अतीत एक है, अनेक है। तो यहाँ पर हमने ध्यान दिया कि अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों ने इस अतीत के अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालक और कृषकों का जीवन राजा और रानियों के जीवन से और व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि आज भी हम देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए जैसे कि आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके, फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। और इस तरह की भेद है अतीत में भी हमें मिलते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों या उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, क्योंकि वो लेखा जोखा रखते थे, जिनको हमारे इतिहासकार और हमारे पुरातत्वविद पढ़ लेते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक और पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन की जानकारी या उनके बारे में जानने को मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। तिथियों का मतलब क्या है? जो तिथियां लिखी रहती हैं उनका मतलब क्या है? अगर कोई तिथि के विषय में पूछे तो शायद ही उस दिन की तारीख, माह और वर्ष, जैसे कि 2000 या इस तरह का कोई वर्ष वहाँ पर हम बताएंगे, जैसे कि अभी 2019 चल रहा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं चलता था। 2000 वर्ष कहने का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा से पहले लिखी जाती हैं, यानी बीसी लिखी जाती थी। तो यहाँ पर जैसे जो लिखा जाता है 230 बीसी, तो ये ईसा मसीह के जन्म से पहले की तिथि है। जैसे इतिहास और तिथि का क्या रिलेशन है? जैसे कि अंग्रेजी में हम लिखते हैं बीसी, हिंदी में लिखते हैं ईसा पूर्व। इसका तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। कभी कभी हम तिथियों में जैसे एडी भी देखते हैं, हिंदी में एडी या हिंदी में ई लिख देते हैं, एडी, या फिर इंग्लिश में लिखते हैं एडी और हिंदी में लिखते हैं ई। तो ये एंडो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष है। एडी का मतलब है जन्म के वर्ष, और बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी जन्म ईसा मसीह के पूर्व से। कभी कभी एडी की जगह सीई या बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। तो सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए किया जाता है। सीई मतलब कॉमन एरा और बीसीई का मतलब है बिफोर कॉमन एरा। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश लोगों में अब कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों का इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व यहाँ पर प्रारंभ हुआ है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पहले। बीपी का भी प्रयोग होता है। तो इस तरीके से तिथियों का हम प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है कि अभिलेख कठोर सतहों पर उत्तीर्ण करवाए जाते थे। इनमें कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषा का प्रयोग किया गया है। समय के साथ साथ अभिलेख में प्रयुक्त भाषा और लिपियों में कुछ बदलाव आया है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा है? जैसे कि इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने के लिए इस प्रक्रिया का द्वारा इसका पता लगा सकता है। जैसे कि इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे, और ये कहानी है। जैसे कि ये पी को डिनोट करता है, ये टी और ये ओ एल
लॉयन को एल से डिनोट कर दिया, एम ये आई एस को डिनोट कर दिया, यहाँ पर ये के है, लॉयन है, इसको आई से डिनोट कर दिया। तो इस तरीके से ये डिनोट कर देते थे ताकि हम जब प्रातः हमारे वो जानकारी हासिल कर सकें। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट नाम का एक कस्बा है। ये मिस्र के उत्तरी तट पर है, रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं लिपियों में लिखा है। यूनानी मिस्र लिपि 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि राजा और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके द्वारा विद्वानों ने यूनानी और मिस्र संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्र अक्षरों को समानार्थी ध्वनियों को पहचान की। जैसा कि हम देख सकते हैं कि एल अक्षर का मतलब शेर है, ए अक्षर का मतलब कि ए अक्षर किसके लिए यूज किया गया है, यहाँ पर चिड़िया के लिए यूज किया गया है, ये वाला, जैसे कि ये चिड़िया के लिए यूज किया गया है, ए एल लॉयन के लिए यूज किया गया है। इसे अक्षर उपयोग किया गया है यहाँ पर, तो वो आसानी से इन अन्य अभिलेखों को यहाँ पर पढ़ सकते थे। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे आर्किड खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक।